न्यू हेडिंग लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल कुछ लगाए हो तुम लोग? उसको लगाइए और ला के डेली पूछिए, बुक लेते आइए सभी लोग, सीरियस हम ही बता देंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक, अगला चैप्टर लिखो, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में कुल 3 पार्ट हैं, एक वर्क, एक पावर और एक एनर्जी। ये चैप्टर कुल 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में केवल वर्क के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पावर के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में एनर्जी पढ़ेंगे। तो इसमें लिख लीजिए पार्ट ए वर्क, पार्ट ए वर्क, और यहाँ पर हेडिंग भी लिखिए वर्क। देखिए यहाँ पर जो हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं, हम लोगों का रिलेशन मैकेनिकल वर्क से है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप बैठे हैं तो भी वर्क हो रहा है, बैठने पर थक जाते हैं तो भी वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा। आप जैसे हम लोगों के दिमाग में यही है कि यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो समझते हैं कि वर्क हुआ, और यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम समझते हैं वर्क नहीं हुआ, जबकि रियलिटी में वर्क तो हमेशा होता है। अब जैसे ये वाल है, इसको आप ढकेलिए 10 मिनट तक, तो थकोगे कि नहीं थकोगे? तो थकोगे, इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हुई, आपने वर्क किया लेकिन मैकेनिकल वर्क नहीं किया। तो यहाँ इस चैप्टर में जो हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं वो रियल में मैकेनिकल वर्क है। ठीक, अब मैकेनिकल वर्क कहते किसे हैं कि यदि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाए, तो फोर्स लगाकर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को वर्क कहते हैं। लिखिए, ए प्रोसेस in which the displacement is produced in a body, a process in which a displacement produced in a body due to external force, a process in which a displacement produced in a body due to external force is called work, is called work. Work is numerically equals to, work is numerically equals to, अब यहाँ जरा समझ लीजिए ध्यान से कि वर्क का न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और उस पर एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी रखी गई है पॉइंट ए पर। अब इस बॉडी पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F, और बॉडी ऐसे डिस्प्लेस्ड होकर पॉइंट B पर आ गई। तो बॉडी इनिशियली रखी थी कहाँ? A पर, और फाइनली आ कहाँ गई? B पर। तो आप जानते हो कि कोई भी बॉडी यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस्ड की गई है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है निकालना हो तो क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला देते हैं। जैसे आप पढ़े, मान लो कोई बॉडी ए पर है, ऐसे गई फिर सी पर पहुंच गई। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे मिला देते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर बॉडी इनिशियली ए पर थी और फाइनली बी पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर? सीधा ए से बी को मिला दीजिए, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोलो। yes, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो जहाँ से हमने बॉडी को डिस्प्लेस करना शुरू किया और जहाँ लास्ट में डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला दीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि वर्क में बहुत सारे तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, तो बस इतनी सी बात दिमाग में रखना कि बॉडी चाहे जिस भी पाथ से घुमाई जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।
जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को इनिशियल मानते हैं और जहाँ डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ उस पॉइंट को, और इन्हीं दोनों को सीधा मिला दीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बॉडी गई कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है। शुरू में कहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और लास्ट में कहाँ खत्म हुआ, दोनों को सीधा मिलाइए। अब बॉडी चाहे जैसे भी गई हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया और ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। आप देख रहे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो जब भी ऐसा केस हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, तो वहाँ क्या करिए कि फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए। तो फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा F sin थीटा। अब बॉडी को वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट इनटू, अब फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। अब यहाँ पर जब फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया तो फोर्स के कितने कंपोनेंट हो गए, दो, एक F cos थीटा एक, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट के नाम कौन सा कंपोनेंट है, उसी को लेंगे। जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होता है, इसलिए वर्क निकालते समय हम उस कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो किधर हो, अब बोलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया D, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के नाम हो F cos थीटा, या इसको लिख सकते हो F इंटू D इंटू cos थीटा, और वर्क डन को डिनोट करते हैं किससे, W से। तो इस तरह किसी बॉडी पर यदि वर्क निकालना हो तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू D इंटू cos थीटा। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी कहीं वर्क निकालना हो तो क्या कीजिए कि फोर्स का वो कंपोनेंट लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो, उस कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क निकल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमने तरीका बताया कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला दीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिख रहे थे तो उसमें हमने बोला था, लिखिए कि वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू product of displacement and component of force along displacement. Component of force along displacement, it is denoted by W। ये फिगर बना के नोट कर जाइए, बाद में नोट कर लेना। अब वर्क से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लें। जैसे सबसे पहला पॉइंट अभी हमने बताया है, वर्क का फार्मूला F इंटू D इंटू, तो इस फार्मूले से वर्क निकाला जाता है। यदि कहीं ऐसा केस आए जिसमें फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ही तरफ हो, जैसे ये फार्मूला हमने तब लाया है कि जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दूसरा है और फोर्स का डायरेक्शन दूसरा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तब मैंने ये फार्मूला लाया। यदि मान लीजिए आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है, मान लीजिए ये बॉडी है और इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक आप डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ठीक, और फोर्स भी इधर ही लगाएगा। तो जब कभी भी ऐसा केस आए कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया। अब यहाँ cos 0 रख देंगे, cos 0 रख देंगे, तब वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू D। तो एक चीज याद रखना, बस सीधी सी बात है कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तब यही फार्मूला लगाएंगे। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल हो, दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, तब वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये दोनों अलग अलग कंडीशन में लगाना। दूसरी बात, चूंकि अभी पढ़े हो वर्क इज इक्वल टू होता है FD cos थीटा, आप जानते हो पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा।
यानी कहीं भी ए बी कास थीटा लिखा हो तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। वैसे ही कहीं एफ डी कास थीटा लिखा हो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी। अब इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या आते हैं कि जैसे आपको फोर्स दे दिया 2i + 3j - k इतना न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया i + j + 2k इतना मीटर, और कह दिया गया फाइंड वर्क डन। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए जिसमें फोर्स आई जे के टर्म में दिया हो और डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के टर्म में दिया हो और आपको वर्क निकालना है, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तब क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना वेक्टर में बताया गया है। तो 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो तब वर्क निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तब वर्क निकालना हो तो इससे निकालेंगे, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई जे के टर्म में दिए गए हों और वर्क पूछा जाए तो इस डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 तरह का आपको क्वेश्चन बताया। ठीक है, जब एक में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो तो इससे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो इससे, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई जे के फॉर्म में दिए हो तो वर्क इससे निकाला जाएगा। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, वर्क का अभी जो हमने फार्मूला बताया है, W = एफ डी कास थीटा या W = एफ डी, ये फार्मूला केवल तभी लगा सकते हो जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते समय आप द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये डस्टर है और इसको हम एक प्लेस से डिस्प्लेस कर कैसे दूसरे जगह ले गए, तो जितने देर तक ये डस्टर डिस्प्लेस्ड होता रहा उतने देर तक डस्टर पर लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तब वर्क निकालना हो तो जो फार्मूला बताया है उससे लगेगा। तो 3rd पॉइंट में यही लिख लेना है कि द एबव फार्मूला ऑफ वर्क डन इज वैलिड इफ द फोर्स ऑन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी W = एफ डी या W = एफ डी कास थीटा, ये दोनों ही फार्मूला आप केवल तभी यूज कर सकते हो जब पूरे डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग फोर्स की वैल्यू। तो इसलिए विशेष तौर पर ये ध्यान देना, आगे फिजिक्स में कई जगह अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जब भी आपको वर्क निकालना हो तो पहला तो ये देख लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है। बॉडी को जब तक डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है तब तक बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। यदि कांस्टेंट है तभी इनका यूज करना, और यदि कांस्टेंट नहीं है तो आगे बताया जाएगा वर्क कैसे निकलेगा। इसलिए कहीं भी वर्क निकालना हो तो डायरेक्ट सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला मत लगाना। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए कि बॉडी पर जो फोर्स लगाया गया है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यदि कांस्टेंट है, जितने देर तक बॉडी को डिस्प्लेस किया गया उतने देर तक फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया गया, तभी ये सब फार्मूला लगाना, अदरवाइज मत लगाना। यदि फोर्स लगातार चेंज हो रहा है तब वर्क निकालने का तरीका दूसरा है, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि कहीं भी देख लो क्वेश्चन में कि वर्क निकालना है तुरंत फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, गलत काम है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अलग अलग हो तब एफ डी कास थीटा, और सेम हो तो एफ डी। लेकिन ये दोनों फार्मूला केवल तब यूज कर सकते हो जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अब जरा वर्क का फार्मूला यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ वर्क की एक यूनिट होती है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम वेट मीटर। एक यूनिट होती है ग्राम वेट मीटर। किलोग्राम वेट मीटर को केजी फोर्स मीटर भी कहते हैं और ग्राम वेट मीटर को ग्राम फोर्स मीटर भी कहते हैं। तीसरी यूनिट इसकी जनरली यूज की जाती है न्यूटन मीटर,
या न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। और चौथी यूनिट यूज की जाती है अर्ग। ये एमकेएस यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। और ये जो एमकेएस और सीजीएस यूनिट बता रहे हैं, इन दोनों को एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क कहते हैं। और ये जो दोनों बताया हो, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट बताइए, तो इन दोनों में से कोई बता दो। यदि पूछा जाए वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट बताइए, तो इन दोनों में से कोई बता दो। यदि कहा जाए कि वर्क की एमकेएस यूनिट बताइए, तो ये बताइए। यदि कहा जाए वर्क की सीजीएस यूनिट बताइए, तो ये बताइए। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये रिलेशन होता है। क्योंकि आपको ये रिलेशन नहीं याद करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू, दूसरा 1 केजी फोर्स मीटर को 9.8 जूल कर सकते हैं, और 1 ग्राम फोर्स मीटर को 9.8 इंटू 10⁻³ जूल कर सकते हैं। ठीक, और यदि कहीं ग्राम वेट सेंटीमीटर दे दिया हो, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तब 9.8 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये सब रिलेशन इसलिए जानते रहिएगा कि तमाम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वर्क इसमें दे देगा, तो आपको इनमें जूल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। अब लिखिए वर्क का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ वर्क, पॉइंट नंबर 4, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन निकालना है, पहले फोर्स का डायमेंशन mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L। तो ये हो जाएगा mL²T-2। ये वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन हो गया mL²T-2। पॉइंट नंबर 5 में लिख लीजिए, वर्क इज ए प्योर स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। वर्क एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ना तो कोई डायरेक्शन होता है और ना ही ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करती है। इसलिए कहीं वर्क को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें सिंपल मेथड से, सिंपल एलजेब्रा से कर सकते हो। इसमें वेक्टर एलजेब्रा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, पॉइंट नंबर 6, वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ध्यान से समझिए कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो हो सकता है। तो इसमें दो चीज़ समझनी है कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल क्या है और जीरो वर्क के एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि इसको ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। पहले पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। देखिए अभी हमने वर्क का फार्मूला आपको बताया था कि W = F × D × cos थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यदि आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव वर्क क्या है, तो बता दीजिए, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री,
then work done on body will be positive. If the angle between force and displacement is greater than 90 degree, then work done will be negative. And if the angle between force and displacement is 90 degree, then work done will be 0. तो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको लिख लेना सीधा सीधा कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव. इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क डन विल बी नेगेटिव. एंड इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी 0. तो इस तरह से आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आप खुद बता सकते हो कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से कम हो, जीरो भी 90 से कम है, तो वर्क पॉजिटिव बोल देना. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो वर्क डन, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, इसको देख लें. ये नेक्स्ट पार्ट